न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक में शामिल होने के लिए थाईलैंड पहुंच गए हैं। तस्वीरें सामने आ गई, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए, जो काफी देर से यहां इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड पहुंचते ही यहां मोदी मोदी के नारे लगे। पूरा का पूरा माहौल जो है वो मोदी के जयकारों से गूंज उठा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे। बिम्स्टेक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं। जो स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए एयरपोर्ट के बाहर किस तरीके से यहां पर भारतीय समुदाय इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, और उत्साह देखिए भारतीय समुदाय के लोगों में। संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा है। आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है, उस पर आक्रमण है। आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। तो वक्फ पर फाइनल फैसले की ये घड़ी है। कल लोकसभा से वक्फ बिल पास हो गया है और आज ये वक्फ संशोधन बिल जो है वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कल देर रात तक लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई है। 8 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन फिर सहमति से चर्चा का समय बढ़ाया गया। 12 घंटे तक लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हुई और फिर 2 घंटे मतदान में समय लगा। तब कहीं जाकर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ। आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे का समय तय किया गया है, जब बिल को रखा जाएगा सदन में। 8 घंटे की चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है और इसे बढ़ाया जा सकता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वक्फ संशोधन बिल 2024 कानून बन जाएगा। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष लगातार सियासी विरोध कर रहा है और इसका असर आम लोगों तक न पहुंचे, इसके इंतजाम किए गए हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूज़ की टीम पहुंच गई है इस वक्त जामिया इलाके में और मेरे पीछे आपको तस्वीरें नजर आएंगी। आरएएफ का डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है। देखिए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे आरएएफ के जवान यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, साथ में जो टीयर गैस का जो वो पैकेट है, वो भी जो कंटेनर है, वो भी साथ में कैरी करते हुए नजर आएंगे। हाथ में डंडे हैं, टीयर गैस की तैयारी भी है और डिप्लॉयमेंट लगातार यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से वक्फ के विधेयक के पास होने को लेकर कांग्रेस में हंगामा दिखाई दिया, कांग्रेस के नेताओं द्वारा हंगामा दिखाई दिया, विपक्ष का हंगामा लोकसभा के वक्फ संशोधन बिल पेश होने के दौरान दिखाई दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आशंका है वो ग्राउंड पर भी बदल जाती है, जो आशंका है वो बढ़ जाती है कि ऐसे में अशांति कायम ना हो। लिहाजा पूरी तरह से शांति नियंत्रित करने के लिए आरएएफ का डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है। महिला आरएएफ बल भी आपको इस वक्त नजर आएंगी, तस्वीरों में नजर आ रही है। दूसरी बस आपको इधर नजर आएगी, तीसरी बस आपको आगे वो जो हरे रंग की नजर आ रही है, वहां पर भी आरएएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो दिल्ली का जामिया इलाका और वहां पर आरएएफ की तैनाती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अजातिका की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। जामा मस्जिद इलाका, यहां पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में कल देर रात पास हो गया है, लेकिन इसके मद्देनजर दिल्ली के जामा मस्जिद में फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी फिलहाल तैनात कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सुरक्षा तमाम जो ऐसे इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर इस प्रकार की सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं तमाम लोगों को फिलहाल खड़े होने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल
चलते रहें। और वजह यह है कि चूंकि जामा मस्जिद सबसे बेस्ट बाजार है, लोग यहाँ पर बाहर से भी आते हैं। जामा मस्जिद के चारों तरफ जो फिलहाल मेन मार्केट है, उस मार्केट को चारों तरफ से बैरिकेड से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई जो भीड़ हो वो ना इकट्ठा हो पाए। और अब इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनका बयान आया है। ये जो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से जो पास हो गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है डीएमके। स्टालिन की पार्टी ने साफ कर दिया है, अदालत का दरवाजा डीएमके खटखटाएगी। तमिलनाडु विधानसभा में काली पट्टी बांधकर सीएम स्टालिन खुद पहुंचे आज। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की जो काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं। डीएमके विधायक भी काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी पहले ही कोर्ट जाने की बात कह चुकी है। तो कुल मिलाकर अब यहां पर विपक्ष तो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, इस बिल के खिलाफ विरोध अपना और बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। सभी खास मेहमान यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। जल्दी से जरा शम्स शादाब जी का रुख करते हैं। ये तो विपक्ष अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। बिल्कुल ठीक है, सहमत हैं। कानूनी लड़ाई लड़ने में लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लड़नी चाहिए कानूनी लड़ाई, उनका जितना अधिकार है, लेकिन दायरे में रहकर। हाँ। आप जो बयान आ रहे हैं, हम शाहीन बाग बना देंगे, बैठिए धरने पे बैठिए, लोगों को परेशानी। मुसलमान गुमराह नहीं होंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई गुमराह नहीं हो रहा। मुसलमान अब समझदार हो गया है। हाँ। इन्होंने कहा काली पट्टी बांधो, किसी ने नहीं बांधी। हाँ। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि सबको सत्ता तक पहुंचना है। सत्ता तक पहुंचने के रास्ते पे, क्योंकि खुद तो विपक्ष कमजोर है, उनको लगता है कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं कर सकती, इसलिए मुसलमानों का नाम लेके आंदोलन कर लिया जाए। सपा, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और ये जो बाकी पार्टियां ये कमजोर हो गई हैं, तो इन्हें लगता है मुसलमानों के कंधों पे, इनकी लाशों पे राजनीति कर लो, देश जला दो, शायद यहां से सत्ता का रास्ता निकल जाए। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, जो समझदार मुसलमान है वो इनके चक्करों में बिल्कुल आने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कहीं मस्जिद मदरसों को पार्लियामेंट में बयान दिया अमित शाह जी ने, किसी को नहीं छेड़ा जा रहा। मैं बात पूरी कर दूं, रोमाना, मैं अपनी बात, रोमाना मैं बात पूरी कर दूं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, रोमाना मैं बात पूरी कर दूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सरकार की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ हुई, तोड़फोड़ की, आगजनी की या देश को जलाने की कोशिश की, तो मेरी ये गुजारिश है कि इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि तशरीफ कभी भी लाल हो सकती है। इससे होशियार रहिएगा। मैं उन लोगों को जो देश को जलाने की बात कर रहे हैं, जो देश को जलाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप विरोध कीजिए, मोस्ट वेलकम, विरोध कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम देश को जलाने की बात, देश को जलाने की बात, देश को जलाने की बात। गुजरात जला, बीजेपी आई। मुजफ्फरनगर जला, बीजेपी आई। संभल जला, बीजेपी आई। अरे जब देश जलता है तो कौन है? कोई शहर जले, बीजेपी आती है। हम नहीं आते, हम तो नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं दंगा ना हो। इस देश का इतिहास है, जैसे ही देश शहर जला, बीजेपी ऊपर होती है। यादव जी को जलाता कौन है? मुख्यमंत्री बनना है। जितने बड़े भाजपा के यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनना है, इसीलिए लेकिन बंदूक मुसलमानों के कंधों पर चलेगी। यादव को, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है उत्तर प्रदेश का, लेकिन गरीब मुसलमानों के कंधों पे बंदूक चलाएंगे। राजनीति, कोई राजनीति, हम नहीं बंदूक चलाते। लालू यादव जी को, सरकार के साथ आपको तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, आप लोगों को लेकिन सुनने यादवों के ऊपर नहीं, मुसलमानों के गरीब मुसलमानों के कंधों पे बंदूक चलाएंगे। बेवकूफ समझाए मुसलमानों को। तुम्हारी किसी एक से पूछ, तुम्हारी बंदूक का खाना बनते रहे, हमें जलाते रहो, हमारा ठीक है। आप उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया, लेकिन यहाँ पर जो आपने बात कही है ना सर, इससे कहीं मुसलमानों को ये मैसेज तो नहीं जा रहा है कि वो जो उन्होंने अभी, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की भाषा का नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। शादाब शम्स ने जिस तरीके की जबान का यहाँ इस्तेमाल किया है कि साहब तशरीफ लाल हो जाएगी, मतलब ये सुनकर आपको अच्छा लगा? ये क्या कहना चाह रहे हैं? देश जलाएंगे तो क्या करें? आरती उतारेंगे। कौन देश कौन जला रहा है? विपक्ष जला रहा है, मुसलमान जला रहा है, आप किसको कह रहे हैं? वो लोग जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने तो स्वागत किया कि आप कोर्ट जाइए, स्वागत है, विरोध कीजिए, स्वागत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, लेकिन कहेंगे देश जला देंगे। अभी तो सब लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसके लिए तो स्वागत किया हमने। नाज़िम साहब आइए। सादा भाई आप सुन लीजिए, भाई आप स्वागत किया, सुन लीजिए, सुन लीजिए। देश जलाने की कोशिश मत कीजिएगा। देश जलाने का बयान कहीं से आया नहीं है, लेकिन आपने पहले तशरीफ लाल करने का बयान जरूर दे दिया। एक संभाल के रखिए, हमने बिल्कुल कहा। नाज़िम साहब आइए, देश जलेगा तो अरे सुन तो लीजिए भाई, अभी आप देश जलाने की बात कर रहे हैं, अब सुन लीजिए, पेट में दर्द
सर चालू हो जाएगा कर रहे हैं, आपके। आप हाँ। कर रहे हैं। देखिए मुझे अबुल आपके कलाम नेता कर आजाद रहे हैं। साहब की वो बात याद आ जाती है जो कहते हैं कि भारत के मुसलमानों कहीं मत जाओ, क्योंकि भारत के बेहतर के मुस्तकबिल के फैसले बिना तुम्हारे नहीं हो सकते। तो भाई हम तो यहां रुक गए क्योंकि हम जानते थे कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले हमारे बिना अधूरा हैं। लेकिन आज अब सुन लीजिए किस तरीके से अभी आपने जो कहा, भाई आप हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। भाई हम तो संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन आपने हमें ऑन एयर किस तरीके से धमकी दी है। भाई दंगे कराने की तो बात आप करते हैं, देश जलाने की बात तो आप करते हैं, लेकिन आप लोग हम लोगों को निशाने पर जो चेहरा लेकर आप लोग बैठे बंद कर दीजिए। भाई ये लोकतांत्रिक मुल्क के इस मुल्क के अंदर हम लोगों को फंडामेंटल राइट है, हम अपने संविधान का उपयोग कर सकते हैं। भाई हम देखिए, भाई हम संविधान के अकॉर्डिंग अपने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आज हम सड़कों पर देंगे, सुन लीजिए, अगर आज इस तरीके की बात आप करें, हम सड़कों पर ब्रिटिश हुकूमत में ना होते तो भाई ब्रिटिश हुकूमत भागती नहीं, हम लोग सड़क पे थे, हम लोगों ने मुल्क को आजाद कराने के लिए तभी वो भाग गए। लेकिन आज जिस तरीके की बात आज आपने कही, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके की बात आज आपने कही, जाहिर सी बात है आपका चेहरा एक्सपोज हो गया कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आप लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मुसलमानों को आप किस तरीके से ठीक है आप एक मिनट, आपको आपत्ति थी इसीलिए मैंने समय दिया, और मैंने इसीलिए क्योंकि एबीपी न्यूज जो है वो इस तरीके की भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, इसीलिए मैंने एबीपी न्यूज के नुमाइंदे के तौर पर भी यहां पर आपत्ति दर्ज करा दी कि प्लीज जरा सोच समझकर संयम के साथ भाषा का इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसीलिए नहीं शाहीन बाग मैं आगे पूछे ना, लगातार कह रहे शाहीन बाग बनाएंगे, क्या किया शाहीन बाग में, जलाने वाले क्या हुआ शाहीन बाग में, शाहीन बाग में क्या कर रहे थे, मुझे आगे बढ़ना होगा। शाहीन बाग बड़ा शाहीन बाग बनाएंगे, लगातार टीवी चैनल पे चल रहा है भैया, लगातार आप बढ़ रहे हैं देश को। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब से मैं ये समझना चाहती हूँ, आरपी सिंह जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? आरपी सर प्लीज मुझे आगे बढ़ना है, बढ़िए ना। आरपी सिंह साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर हमारे साथ, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से इस समय नेता पास भी हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूं कि यहां पर हम चर्चा जो है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कि देश में अगर आग लगाएंगे तो तशरीफ लाल कर दी जाएगी, ये इस तरीके के जुमले क्यों उछल रहे हैं सर दोनों तरफ से? ये सवाल बड़ा है। रुमाना, मैं दोनों भाषाओं की निंदा करता हूँ। हमारे यहाँ किसी की भी कोई तशरीफ लाल करने की कोई बात नहीं है, ना ही देश जलने की कोई बात होगी। हाँ, अगर कोई शरारत करेगा तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वह होगी, कानूनी कार्रवाई है, कानून का एक प्रोसेस है, वह कार्रवाई होगी। एक सेकंड मैं सर एक सेकंड आरपी सिंह सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मुझे लगता है जरा आरपी सिंह सर के साथ आप दूसरी विंडो के अंदर लेकर आइए शादाब शम्स को, क्योंकि ये जो बयान था जिसकी यहाँ पर निंदा की है आरपी सिंह साहब ने, वो बयान शादाब शम्स ने दिया, और बतौर एबीपी न्यूज एंकर के मैंने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि इस तरीके की जो भाषा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब आप अगर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आपकी तशरीफ लाल कर दी जाएगी, तो ये तो आप बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। आइए आरपी सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए। एक मिनट शहजाद साहब एक मिनट रुकिए, शहजाद साहब एक मिनट रुकिएगा। जिन्होंने ये कहा था कि हम देश में शहीन के बाग जैसी स्थिति खड़ी कर देंगे, जरा उन लोगों को ले आना चाहिए। बिल्कुल, जो चाहते हैं कि देश में शहीन बाग जैसी स्थिति वापस खड़ी हो। कई महीने तक सड़कें बंद, देश की तरक्की बंद, वो भी उनको भी लाई ना स्क्रीन पे। फिर मैं जवाब देता हूँ, मैंने दोनों के लिए कहा कि जो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर कोई बवाल कर देंगे, ठीक नहीं है। बिल्कुल, बवाल तो तब करना चाहिए था जब 9,28,000 एकड़ जगह का जो रेंटल इनकम आती थी वो 166 करोड़ से कम होकर 10 करोड़ पे आ गई, और जबकि सच्चर कमीशन ने कहा पेज नंबर 123 पे कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। कल मैं एक टीवी चैनल पे था, मैं नाम नहीं ले रहा, एक अच्छे स्कॉलर है, उन्होंने कहा हमारे को दे दीजिए सारी वक्फ बोर्ड की जमीनें, हमको तो मुसलमानों को दे दीजिए, हम पूरे देश की इकॉनमी चला लेंगे। आप प्लीज चेक कर लीजिए, मैं नाम इसलिए ले रहा क्योंकि पहले चैनल है आपका। उसने कहा कि पूरे देश की इकॉनमी चला सकते हैं। तो अगर देश की इकॉनमी चलाते तो कृपा कर गरीब मुसलमान में जो है, जो बहन है मेरी गरीब है, गुरबा गरीब है, या जो गरीब बच्चा है, जो ऑर्फन है, जिसकी पढ़ाई लिखाई की दिक्कत है, स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज बनवाइए ना।
और 12,000 करोड़ रुपया रोमाना कम नहीं होता। एब्सोल्युटली। रोमाना, एक मिनट सुनिए, एक सेकंड, आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल ये है, आरपी सिंह साहब मेरा सवाल ये है कि सरकार की नीयत को पहले तो यहाँ सरकार की कहिए कि माफी मांगे। सादा भाई, आप माफी मांगिए अपने बयान पे। ये तरीका नहीं है अपने बयान पे माफी मांगिए आप पहले। विपक्ष उंगली क्यों आप उठा रहा है? माफी मांगेंगे आरपी सिंह पहले। साहब, रोमाना मैं ये कह एक रहा मिनट, हूँ, एक मिनट, मेरी आरपी ऐसे सिंह थोड़ी साहब आप मुझे आइए। विक्टिम बना आरपी रही सिंह साहब आइए। हैं, आप मुझे अक्यूज बना रही हैं, मेरा उत्तर भी नहीं देंगे आप, ये थोड़ी आपने चलेगा। ये भाषा बोली है मैं सर, जो आप गलत आपने बोल रही भाषा हैं, बोली है। आप गलत मैं बोल रही उससे हैं। आगे पहले पूरा चलाने सुनिए, की बात मैं करिए, दोबारा आपने रिपीट कर रहा हूं, लाल करने पहले की बात पूरा कही है। सुनिए। आपने बोला है, रोमाना पूरा आपने सुनिए, बोला पहले है, दोबारा और आपको सुनिए, माफी मांगनी दोबारा चाहिए सुनिए देश से। रोमाना, आपने किस ये तरीके तरीका से नहीं मुसलमानों को है, किस तरीके ये से तरीका आपने नहीं है। करने आप की इस चैनल पे कोशिश बैठ की के है। बुला आपको के इस माफी तरह की मांगनी बात नहीं कर चाहिए। सकती आप। आपको माफी ये तरीका मांगनी ठीक नहीं है चाहिए, आपका। किस तरीके का बयान मेरा आपको ऑब्जेक्शन दिया है है। आपके स्टेटमेंट लेकिन पे। आप लोग ये तरीका नहीं है आपका, आप गलत बयानबाजी कर रही हैं आप। भाई ये सादा भाई, आपका चेहरा अच्छा नहीं लगा इस वाह, तरीके की वाह, बात करते हुए। भाई वाह। आप बड़े खूबसूरत हैं। एक सेकंड, इस तरीके की बात करना एक सेकंड। रोमाना जी, सर, ये आप माफी लोग, मांगेंगे आप तो लोगों की सही आवाज है। नहीं जा रही है, आप लोगों की किसी की आवाज नहीं जा रही है सर। माइक मेरे पास आ रोमाना, गया, मेरी बात- माइक मेरे पास आ गया है। एक रोमाना। मिनट प्लीज मुझे सुनिए, बारी बारी आप लोगों के पास आ रही हूँ। एक सेकंड, शादाब साहब आपने एक बयान दिया जिसको लेकर यहाँ पर आपत्ति क्या है, पहले वो एक सेकंड। अच्छा, आप पहले पूरा बयान दे दीजिए, उसके बाद आपत्ति पर चर्चा हो जाएगी। और फिर अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मत बताइए बिल्कुल सर कि जो मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट बिल्कुल जाए। रोमाना, चलिए आइए जल्दी से। मैंने ये कहा हाँ। कि आपने एक बयान सामने दिखाया जमीयत के एक मौलाना का, जिन्होंने कहा शाहीन बाग से बड़ा आंदोलन करेंगे, शाहीन बाग बड़ा शाहीन बाग बनेगा। शाहीन बाग में देश जला, सबने देखा। हमने कहा अगर शाहीन बाग, हमने कहा कोर्ट जाओ, विरोध करो, जायज, लोकतांत्रिक हिसाब से आपको पूरा अधिकार, लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया। लेकिन अगर शब्द का इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा अगर देश जलाने की बात करोगे तो शाहीन बाग, ऐसा शाहीन बाग बनाने की बात करोगे तो आपकी तशरीफ लाल भी हो सकती है। आप ये अपने हमने बयान कहा। पर कायम है? बिल्कुल ईमानदारी ठीक है, से। अब आइए राठी साहब, आइए। देखिए, ऐसा है, मैं बता दूं रोमाना जी, कितनी खूबसूरती से बात को घुमा दिया। हाँ। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा करोगे, यही तो बदतमीजी है। अगर किसी को क्यों हम करोगे बोलते हैं, आप? नहीं, अगर मैं आप बोलूंगा, करोगे? सुनिए आप सुनिए, कहिए, मैं आप बोलूं, नहीं अगर आप करेंगे। ज्यादा कहिए, आप बोलोगे नहीं करेंगे। तो ठीक कर मैंने देंगे यही आपको। बयान पहले तो दिया गुस्सा था, नहीं अब भी आएगा कह क्या? रहा हूं। मैं भी तो ये बोल सकता हूं ना। हाँ। मैंने कहा कि अगर आप ज्यादा बोलोगे हम ठीक कर देंगे आपको। बिल्कुल तो ठीक गुस्सा है। नहीं आएगा, गुस्सा आएगा। अरे भाई, क्योंकि ये भाषा नहीं हो गुस्सा सकती। आएगा अगर मैं और आप दूसरी मर्यादित बात, देश बोलूंगा तो जलाने गुस्सा वाली आना शाहीन चाहिए। बाग में किसने अगर देश मैं जलाया? मर्यादित शाहीन बाग में बोलूंगा किसने तो- देश जलाया? किसने- देश जलाने वाले आपने तो लोग जलाया, सत्ता में आपने बैठे जलवाया, हैं। देश ने देश देखा, जलाने दुनिया वाले ने तो देखा, सत्ता आपने में बैठे जलवाया। हैं। तथाकथित अच्छा, सेक्युलर ये पार्टियों ने जलवाया। अच्छा, एक चीज बताइए। सबने देखा मैं आपकी किसने सारी जलवाया। बातों का जवाब दूंगा। किसने जलवाया? मेरी देखा बात नहीं का क्या? जवाब दो। देखा एक बात नहीं का क्या? जवाब, एक बात का जवाब, देखा नहीं क्या? एक बात का जवाब, नहीं देखा एक क्या? बात का जवाब शाहीन दे दो बाग ना। में क्या हुआ? बताइए, देखा नहीं देश क्या? जलने से धमकी किसको दे रहे फायदा हो? होता? डरा रहे हो देश आप? जलने से किसको फायदा हमें होता है? डरा रहे हो आप ही को होता शाहीन है, बाग से डरा सरकार रहे हो को आप? होता है, डरा रहे हो? बीजेपी को होता है, डरा रहे हो RSS शाहीन को बाग होता से? है। डरा रहे हो ना? हिंदुओं की यही तो रास्तों कह पर रहा हूं, राजनीति ये करते डर हो की आप लोग। राजनीति नहीं चलेगी। इसीलिए यही देश कह रहा जलाते हूं, हो। ये डर की राजनीति नहीं ADR की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा दंगों के आरोपी भारतीय जनता पार्टी में। चलेगा देश। आप चाहते हैं देश चले? चलेगा, देखिए, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा। अभी डराइए मुसलमानों मत। से कहा मस्जिद डराइए मत। दी, डराइए टाइम मत। आगे बढ़ा दो, बढ़ा शाहीन दिया। बाग बना उसके बाद देंगे, क्या घर में रहेगा, देश घर में जला रहेगा। देंगे। फिर ये क्यों बर्दाश्त मस्जिदों के नहीं साथ होगा। मैं दोनों को ये रोक रही बर्दाश्त हूँ, नहीं मैं होगा। दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि दोनों को मैंने भरपूर समय दिया। एक सेकंड, अब प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप दोनों ने अपनी पूरी बात रख दी है, दर्शक ने सुन लिया आप लोगों ने क्या कहा, दर्शक ने तय कर लिया किसको किस पर आपत्ति है, क्यों आपत्ति होनी चाहिए, क्यों आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं रुक कर रही हूँ आरपी सिंह सर का, और मैं उनसे जानना चाहती हूँ सर, अगर इस तरीके की बहसें होंगी तो फिर तो कहीं ना कहीं कि आपको नहीं लगता कि ये बिल जिस साफ नियत के साथ सरकार लेकर आ रही है उसको धक्का पहुंचेगा? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा सर, ताकि अगर भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ भी इस संशोधन को लेकर जो वक्फ के कानून में सरकार कर रही है उसे दूर किया जाए? तुम्हारा मैं दो बातें मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं ताकि थोड़ा भ्रम भी ठीक हो जाए। एक, ये जो पूरी लैंड है, मैं अभी देख रहा था 9.4 लाख एकड़ जगह है, मैं डेटा लेकर आया, और 1.25 लाख करोड़ रुपए की जगह थी ये जब सच्चा कमीशन की रिपोर्ट आई थी। 1.25 लाख करोड़ के ऊपर 10% भी हो तो 12,000 करोड़ रुपया सालाना होता है। सही। तो इससे तो बहुत चिंता हो सकती है। एक विषय, ताकि मैं डेटा मैं एक बार चेक करूं, इसलिए मैं गया था डिबेट से। दूसरी बात, मैं अभी हाथ जोड़कर सबसे विनती कर रहा हूं, ये गरीब मुसलमान की चिंता करने का विषय है, और ये पहली बार कोई चेंजेस नहीं हो रही, ये अमेंडमेंट पहली बार नहीं हो रही। ये जो अमेंडमेंट्स हैं पहले भी 2013 में हुई,
सही। उससे पहले 1995 हुई, लगातार अमेंडमेंट्स होती रही हैं। ठीक है। और 1995 से पहले कुछ और था बिल, 1995 के बाद कुछ और हुआ, फिर 2013 में फिर उसमें और चेंजेस हुई। अब उसका देखा कि उसका लाभ गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा, इसलिए उसकी चिंता की जा रही है। ये नहीं कि कोई हमारी सरकार कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, कोई एक भी मस्जिद इस सारे में छुई नहीं जाएगी, क्योंकि मस्जिद की मैनेजमेंट, मतलब मैं माफी चाहता हूं, मस्जिद की मैनेजमेंट, कोई भी एक मस्जिद की मैनेजमेंट इसमें नहीं आएगी। सही। क्योंकि मस्जिद की ट्रस्ट अलग है। मस्जिद चलाने का जो, जैसे गुरुद्वारा कमेटी है, वैसे मस्जिद की ट्रस्ट अलग है। जैसे एनरोलमेंट बोर्ड मंदिर की चिंता करता है, वैसे मस्जिद की ट्रस्ट अलग है। और हाई कोर्ट कलकत्ता का ऑर्डर है, वो भी मैं अभी आपको पढ़कर सुना दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई किया कि जो वक्फ बोर्ड है वह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए है, वो धार्मिक बॉडी नहीं है। वक्फ में जो प्रॉपर्टी लोग अपनी धार्मिक बॉडी नहीं है, इसलिए इसको ये जो बार बार कहते हैं, मुझे कल किसी ने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी में, गुरुद्वारा कमेटी गुरुद्वारों को मैनेज करने के लिए है। कंफ्यूज नहीं करना चाहिए सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया और भ्रम दूर किया। मुझे लगता है अब कांग्रेस की प्रवक्ता निगत अब्बास के पास हमें चलना चाहिए लेकर इस चर्चा को। निगत, यहाँ पर आरपी सिंह साहब ने बहुत ही क्लियरली बताया कि आखिरकार सरकार जो कर रही है उसके पीछे मंशा गरीब, पिछड़ा, पसमानदा और जो महिला मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार कर रही है। फिर आपको इसमें इतनी दिक्कत क्यों है? निगत, मेरे 2-3 सवाल है रोमाना जी, और उम्मीद रखती हूँ कि आरपी जी इसका जवाब देंगे। मैं शुरुआत वहीं से करूंगी कि जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, चाहे वो कर्नाटक का हो, तमिलनाडु का हो, केरला देवस्वम बोर्ड हो, तिरुपति बालाजी हो या श्री राम जन्मभूमि हो, जब वहां प्रिसाइजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि नॉन हिंदूज बोर्ड मेंबर्स नहीं होंगे, तो किस प्रकार आप वक्फ में ये अमेंडमेंट करते हैं कि यहां पर नॉन मुस्लिम होंगे? क्योंकि एक बात साफ है, स्पष्ट है कि एक धर्म की समझ अपने ही धर्म के व्यक्ति को ज्यादा होती है, उसको चलाने के लिए अपने धर्म की समझ होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा, इन्होंने बोला कि वो जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो दिखाने की जरूरत है, वो डीड दिखाने की जरूरत है। अब जब ये काशी विश्वनाथ हो या श्री राम जन्मभूमि हो, वहां पर हिस्टोरिकल एविडेंसेस को ये एविडेंस मानकर आगे बढ़ाकर उस पर वो बनाते हैं, और मैं मानती हूँ जरूरत भी है, करना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में कागजात नहीं होते थे। तो कुछ कब्रिस्तान, कुछ दरगाह और कुछ मस्जिद आज भी ऐसी है जो ब्रिटिश एरा के भी पहले की हैं, उस समय कागज पत्री नहीं हुआ करती थी, तो उनका आप क्या करेंगे? क्या आप उनको तोड़ देंगे? क्योंकि मस्जिद तोड़ना तो इनका फेवरेट काम है। लेकिन निगत यहाँ पर क्योंकि आपने यूजर बाय डीड कह दिया है, तो वो तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ना, वो तो आने वाले समय के लिए है। नहीं, आप यहाँ पर भ्रम नहीं फैला रही है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर भ्रम नहीं फैला रही है क्या? मैं रोमाना जी, मैं ना सीधा कान पकड़ती हूँ ना, मैं इधर पकड़ती हूँ, इधर पकड़ती हूँ, मैं सीधा पकड़ती हूँ। अभी तो आप घुमाकर कान पकड़ रही हैं और अभी तो आप जलेबी बना रही हैं, क्योंकि कल अमित शाह की तरफ से भी साफ किया गया कि वक्त में गैर मुस्लिम है ही नहीं, जो धार्मिक जो काम है उसके अंदर कोई दखल देगा। मैं जरा सीधे दर्शकों को राज्यसभा लेकर चलूंगी। आप जानते हैं राज्यसभा में आज ये बिल आना है, और उससे पहले 11 बजे से जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, सुनते हैं जरा क्या हो रहा है। Because anything said by a member in the house, there is no civil recourse and no criminal action can be initiated. An immunity is granted to a member when the member speaks in the house. And on number of occasions I have said that this is not a place for free fall of information. We cannot damage reputations earned over decades or over half a century. I have said it on number of occasions. Only this week I had expressed my deep anguish, as Khadgeji has expressed, when one of the members of this house made an observation. But traction took place. Though the member did not go by what was expunged, and I had indicated to this house that in this electronic age, explosive social media, anything said gets traction in microseconds, and therefore expunction by chair is hardly a remedy. We faced a situation like Khadgeji's reputation when Rana Sangha became an issue, but the honorable member took the stand that till his life he will reiterate. Once, please, honorable members, it is too serious an issue for either side
to be commented. I then said one thing: if something is expunged as a respect to this parliamentary institution, no member should make an issue of it. But the honorable member continued. He's a very senior member. We have had all kinds of things being traversed in this house, in the other house, with respect to very senior people. Khadge ji is one of the very senior most people. I don't want to say what has been said with respect to other very senior people holding constitutional positions, including the Prime Minister. तो अनुराग ठाकुर के आरोप को लेकर राज्यसभा में हंगामा और उसी पर अपनी बात रखते हुए सभापति को आप सुन रहे थे। तो महज 1.5 घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और इसी को लेकर ये मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप जानते हैं कल लोकसभा में जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, उसी के पक्ष में वोट डाला। काफी दिनों से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कल जेडीयू की तरफ से लोकसभा में बोलते हुए ललन सिंह ने बिल के पीछे के विजन और मंशा की जमकर तारीफ की थी। और अब आज जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। जेडीयू के महासचिव हैं गुलाम रसूल बलियावी वक्फ बिल को लेकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल की कॉपी मिलने के बाद इदारा शरिया की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे फैसला लिया जाएगा। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द, अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो कह रहे हैं कि इस बिल से पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा और साथ ही उन्होंने गुलाम रसूल के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा जिसे भी किसी तरीके का भ्रम है वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। के खिलाफ जा रहा है ये बिल बिल्कुल सही आया है। सरकार को धन्यवाद देते हैं। स्वागत योग्य स्टेप रहा सरकार का। खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, वो मेजॉरिटी मुसलमान जो गरीब और अति पिछड़े समाज के मुसलमान हैं, उनको कोई अधिकार नहीं था, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे। पहली बार और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा, देखते हैं किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। किसानों को राहत भी मिली है, लेकिन पंजाब के सीमावर्ती गांव पिछले कुछ दशकों से विकास की दौर में पीछे रह गए हैं। माननीय चेयरमैन साहब, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और वो देश की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहे हैं और दूसरी ओर सीमाओं पर बसे होने के कारण सुरक्षा चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। चेयरमैन साहब, सीमावर्ती क्षेत्र के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से विकास कार्य शुरू किए जाएं। देखिए, आज वक्फ बिल पेश होने से पहले राज्यसभा में हंगामा हो गया। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज करवाया। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं। अनुराग ठाकुर की तरफ से आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगा दिया गया था कि उन्होंने वक्फ की जमीन कब्जाई है और उसी का कांग्रेस ने विरोध दर्ज करवाया। अनुराग ठाकुर के आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। वो खुली चुनौती अनुराग ठाकुर को दे रहे हैं, कह रहे हैं आरोप साबित करें, नहीं तो फिर इस्तीफा दें अनुराग। अगर आरोप साबित नहीं हुए तो अनुराग इस्तीफा दें और अगर आरोप साबित हो गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। अनुराग ठाकुर की तरफ से आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया गया था कि उन्होंने वक्फ की जमीन कब्जा रखी है और अब इसी को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सामने आए हैं, कह रहे हैं कि अगर अनुराग ठाकुर ने मुझ पर जो आरोप लगाया है वो साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर आरोप साबित नहीं होता है तो फिर अनुराग ठाकुर इस्तीफा दें। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनके पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। सर,
as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सदन में खड़े होकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि बेतुका आरोप जो अनुराग ठाकुर ने उन पर लगाया है, इसी के खिलाफ वो खड़े हुए हैं राज्यसभा में अपनी बात रखने के लिए। और अनुराग ठाकुर की तरफ से जो आरोप लगाया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे पर, अब जरा वो आरोप सुनिए आप। ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर, ऐसा गिवन द डिसीजन, निर्णय दे दिया बस। प्लीज सर, नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से एक परिवार के बाहर सर, इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, मैं टेबल कर देता हूं सर, ये मैं टेबल कर देता हूं सर। तो देख रहे हैं आप, हो क्या रहा है? वक्फ संशोधन बिल का नाम और इसी पर छिड़ा हुआ है ये सियासी घमासान। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जहां पर हमने चर्चा को रोका था, सीधे आपको लेकर चलेंगे। निघत अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। निघत, आपने गैर मुस्लिम वाली बात कही, उसको लेकर कल अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया था। दूसरा सवाल आपने जो कहा कि साहब मस्जिदों कब्रिस्तान की जमीन कहां से दिखाएंगे हम, डीड, उसको लेकर साफ कर दिया गया कि कानून जो है वो पहले से लागू नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आगे से जब कानून बन जाएगा तब से लागू होगा, तब से डीड दिखानी होगी। निघत, मेरा एक सवाल रह गया था रोमाना जी। अच्छा हुआ आपने समय दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूरी पार्टी, इनकी सरकार हो लगातार एक बात कह रही कि वक्फ में जो अमेंडमेंट है उससे मुसलमानों का उत्थान होगा। क्या उत्थान होगा वो तो भगवान जाने, यही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरे 2-3 सवाल है। अगर आपको उत्थान ही करना था, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, वक्फ के नहीं है पर वो आंकड़े हैं जो वाकई मुसलमान को अफेक्ट करते हैं। तो उस पर मैं उम्मीद रखती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मुसलमान, आपने 3 सवाल कहे थे, 2 सवाल आपने पूछे और दोनों का जवाब आरपी सिंह साहब ने दिया, मैंने आपको दे दिया। और वो भी सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में है और इसीलिए आरोप विपक्ष पर यहाँ पर ये लग रहा है कि साहब वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आप उत्थान के लेकर सवाल पूछ रही है ना, मैं पूछ लेती हूँ आरपी सिंह साहब से। आरपी सिंह जी वो ये कह रही है कि इस कानून से मुसलमानों का भला कैसे होगा, भला कैसे होगा मुसलमानों का? आरपी सिंह साहब नहीं, मुझे बताइए उत्थान कैसे होगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं जवाब ले रही हूँ ना, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। भाई सुनिए तो, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, सुनिए। निघत अब्बास की आवाज थोड़ी कम कीजिए क्योंकि वो मुद्दे को भटका रही हैं। वक्फ से भला कैसे होगा जो संशोधन सरकार लेकर आई है, ये सवाल है ना निघत आपका। इस पर जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। निगत बिटिया, जरा ध्यान से सुना बिटिया। अभी तक वक्फ के अंदर शिया सुन्नी बैकवर्ड क्लास मुस्लिम, पहली बार होगा कि बैकवर्ड मतलब ओबीसी जो मुस्लिम्स हैं, वो बोरा, आगा खानी, ये सब लोग आएंगे जी। इससे पहले इनको तो इससे कहो कि जो वक्फ का जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन है इनके नजर में रहेगा कि वो पैसा बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स को मिल रहा नहीं मिल रहा, उनकी चिंता हो रही नहीं हो रही। ये इसलिए लाया गया, ये जो अमेंडमेंट लाएगी इसका एक कारण ये भी है कि इसका वाइडर रिप्रेजेंटेशन हो। और कृपा कर ये मत बोलिए कि इसमें कहीं हिंदू लिया है। सर बिटिया, इसमें 2 फर्क है। जो आप कह रहे हैं वो मंदिर ट्रस्ट हैं, ये
हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेटिफाई किया, बड़ा स्पष्टता से कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इशू है, मंदिर ट्रस्ट नहीं है। इसलिए फर्क समझिए। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में जो एक्सपर्ट, आप हिंदू छोड़िए, आप किसी क्रिश्चियन को ले आइए, किसी और व्यक्ति को ले आइए जो कि एक्सपर्ट हो उस सारे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से, कैसे हम एक्रूअल, उससे हम कैसे ज्यादा फायदा ले सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज है उसका रेंटल या अन्यथा लाभ लेकर हम कैसे गरीब मुसलमान की चिंता कर सकते हैं। मूल बात तो यही है। ठीक है। और मैंने कहा, मैं अपनी तरफ से कोट नहीं कर रहा, 1,20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, 10% भी हुआ तो 12,000 करोड़ रुपया होता है साल का। उसमें लाभ होगा, वो लाभ जाने दीजिए गरीब मुसलमान के लिए। यही तो हम कह रहे हैं। वो कुछ लोग अपने निजी लाभों के लिए हथियाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं एक नाम देता हूँ, यासीन मलिक। अभी भी कोई सवाल बाकी है? अभी भी कोई सवाल बाकी है? एक सेकंड और नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, यासीन आप मेरा मलिक का सवाल नाम आने सुना नहीं नहीं दे रहे। बेटा। आप मेरा लाइव सवाल आने नहीं दे जो रहे रोमाना। प्रॉपर्टी आप, मैं यासीन सवाल मलिक पूछती हूँ, आप किसकी जवाब है? देती है। मैं उम्मीद करती हूँ आरपी जी जवाब दें। सवाल सुनने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में तो है नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ एंकर भी नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा, मुझे बताइए। आप पारदर्शिता की सवाल बात हो रही पूछे, है, मेरा तीनों सवाल सवाल यहाँ दर्ज नहीं दर्शकों होने ने दे रहे। सुने, तीनों सवालों का जवाब मैं आ तो गया। सवाल अब अगर का सवाल मैं तो खुद सुनने, सवाल जवाब पूछ मिलने रही के हूँ। बाद आप यहाँ निगत अब्बास मुसलमानों की समझना नहीं चाहती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। जी, ऐसा क्यों है कि आरपी जी को आप लगातार अनइंटरप्टेड टाइम दे रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे, फिर आप कहते हैं कि अगर हम बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। आप मेरी बात, सवाल होने दीजिए ना, उसके बाद आप पूछिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी और बहुत अच्छे से दूंगी। मैंने कहा मैं कान कस के पकड़ती हूँ, इधर उधर नहीं पकड़ती हूँ। अरे मेरे सवाल 2-3 पूछिए सवाल ना। हैं और स्पष्ट सवाल है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के उत्थान की बात मैं पूछ रही हूँ। मुझे बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2.5% इनकी सरकार से बढ़कर मुसलमानों का 3.5 से 4% हो गए, उसमें उत्थान क्यों नहीं करते हैं? यही बता रहे, इन्हीं के सरकारी आंकड़े बता रहे कि सैलरीड एम्प्लॉयमेंट 21.5% से घट के 18% मुसलमानों के लिए हो गई है। उस पर जवाब क्यों नहीं देती है? बच्चों के लिए, क्योंकि एजुकेशन की बात करी, आरपी भाई ने बात करी, इसीलिए पूछ रही हूँ। ड्रॉप आउट मुस्लिम बच्चों का सेकेंडरी स्कूल में 18% हो गया, बढ़ गया, ये दर बढ़ता जा रहा है। नेशनल एवरेज 12.6% है, उससे कई ज्यादा मुसलमानों का, जबकि मुसलमान माइनॉरिटी में है। उसके बाद स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश में 36%, जम्मू कश्मीर में 26%, महाराष्ट्र में 8.5%, तमिलनाडु में 8.1%। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ड्रॉप आउट रेट है, जो लगातार ड्रॉप आउट रेट बच्चों का बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। तो मुसलमानों का ना जॉब दे रहे हैं ना पढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन वक्त की संपत्ति इन लोगों को हथियानी है। जवाब मैं तो आंकड़ों के साथ बात करती हूँ, जवाब लेते मैं ना इधर देखती हूँ ना उधर देखती हूँ, उस पर जवाब दे। बच्चों के सेकेंडरी एजुकेशन ये जो वक्त संशोधन बिल और मुसलमानों की हित के लिए सरकार लेकर आ रही है, वो कह रही है कि इस पर भरोसा कैसे रखें, इस पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि वो आंकड़े बता रही है जिसमें रोजगार से लेकर शिक्षा तक मुसलमान पिछड़ रहे हैं आपके राज्य में। इस पर जवाब दीजिए। मैं जवाब दे। पहली बात तो ये ध्यान में रहे कि ये जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटीज हैं वो राज्य स्तर की कमेटीज होती है, वह मैनेजमेंट करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक दूसरा बात, जो मैंने अभी कहा ना 12,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है, मुझे नहीं ये सच्चा कमेटी के हिसाब से है, अगर ये है तो उसका लाभ तो आप रोजगार अर्जित करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। और आपकी जानकारी के लिए जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उसमें मुसलमानों की आबादी लगभग 14 से 15% होगी, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो 30 से 36% तक हैं। मुद्रा योजना लोन के अंदर जो बहनें जिसमें लाभ मिलती हैं, वो जो देश भर में जितने जाए हैं उसमें 30 से 36% लाभ वो मुसलमानों को गया है उसका। तो अगर मुसलमान नौकरी ना कर कर अपना खुद का स्वरोजगार ढूंढना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। निकट बिटिया, मैंने निकट बिटिया ठोका नहीं, निकट बिटिया। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकना है, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकना है। मुद्दा जो है वो वक्फ संशोधन बिल है, लोकसभा से पास हो चुका है, अब आज राज्यसभा में आएगा और लोकसभा से पास होने के बाद के राज्यसभा में भी विश्वास इस पर जताएगा सदन। इसी को लेकर नजर हमारी बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।